प्रिय बंधु, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपको बाबा साहेब के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। इस जानकारी में आपको पता लगेगा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने आने के बाद हमें अर्थात शेड्यूल कास्टों को सेना में भर्ती किया, लेकिन बाद में किस तरह से हिंदुओं के विरोध की वजह से हमें निकाला गया और फिर बाबा साहेब के प्रयासों की वजह से हमें फिर से सेना में लिया गया और महार रेजिमेंट की स्थापना हुई। फिर एक सिख लाइट इन्फेंट्री, जिसे चमार रेजिमेंट भी कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई, लेकिन 1948 में चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और आज तक सेना में आरक्षण नहीं है। सोचने की बात है कि आज तो सेना अत्याधुनिक शस्त्रों से युद्ध लड़ती है और बिना शस्त्रों के कोई 6 फुट या 7 फुट हाइट का आदमी भी मायने नहीं रखता है। परंतु फिर भी हमारे, क्योंकि मूल निवासियों के कद कम होते हैं, तो एक तो सेना में ये भर्ती में डाला गया है कि कद की कद को योग्यता रख दिया गया है, जबकि शेड्यूल ट्राइब और गोरखाओं के लिए कद योग्यता नहीं है। दूसरा ये है कि सेना में आरक्षण लागू नहीं किया गया है। रामविलास पासवान और अन्य कई नेता भी इस बात को उठा चुके हैं कि हमारा सेना में आरक्षण लागू हो, हमारा जो प्रतिनिधित्व है वह भी वहाँ मिले। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सेना में प्रतिनिधित्व को किस प्रकार खत्म किया गया है। तो आज तक हम लोगों को जो एक क्षत्रिय जो कार्य होते हैं, क्षत्रिय के कार्य, उन कार्यों से वंचित रखा गया है, जिससे हमारा समाज कहीं ना कहीं एक आज भी घबराता है, डरता है। तो इस बात को सुनिए। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी को सेना में हमारे नौजवानों को भर्ती किया जाता था। उन्हीं की शूरवीरता के बल पर अंग्रेजों ने सारे भारत में अंग्रेजी राज्य कायम किया था। लेकिन जब अंग्रेजी शासन कायम हो गया तो ब्राह्मणवादियों के पेट का पानी हिलने लगा, क्योंकि अछूत सैनिक सेना में अधिकारी थे। उन्हें अपनी जाति पाति की दीवारें हिलती नजर आई और 19वीं सदी के छठवें दशक 1857 में यथाकथित सैनिक विद्रोह हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री हो गई। इधर ब्राह्मणवादियों ने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करना पहले से ही शुरू कर दिया था। सिविल सर्विसों में उनकी घुसपैठ हो गई थी। अब उन्होंने 1857 के विद्रोह का नकदीकरण करना शुरू किया। ये बहुत एक जरूरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि जब 1857 में अगर उनको अंग्रेजों से इतनी नफरत थी, तो 1857 के बाद उन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन करना क्यों शुरू किया। इस बात को आप समझिए कि ये जो 1857 का विरोध था, ये विरोध इस बात का नहीं था कि अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए। ये बहुत से कारण थे। एक तो ये था कि अंग्रेजों के आने के बाद खास करके ब्राह्मणों के जो बहुत ढीले कानून थे कि यदि ब्राह्मण हत्या भी कर दे तो उसको कभी हत्या की सजा नहीं दी जा सकती। ये कानून अंग्रेजों ने बदला और पहली बार एक ब्राह्मण को फांसी की सजा सुनाई गई। दूसरा सती प्रथा जैसे बुरे जो काम थे ब्राह्मणवाद के, वो खत्म किए। तो ब्राह्मणवाद धराशायी हो रहा था और ब्राह्मणों को अपनी स्वतंत्रता जाति दिख रही थी, इसलिए 1857 की जिसे कहते क्रांति, वह भी एक कारण था। तो इसको आगे सुनिए आप। सिविल सर्विसों में उनकी घुसपैठ हो गई। अब उन्होंने 1857 के विद्रोह का नकदीकरण करना शुरू किया। अंग्रेज जो सिपाही विद्रोह से चौकन्ना हो गया था, वह ब्राह्मणवादी नीति को भी पहचान गया था। इसलिए सामग्री विक्टोरिया की घोषणा में कहा गया कि अंग्रेजी हुकूमत धार्मिक सामाजिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगी। स्थानीय शासन ब्राह्मणवादियों यानी जाति पाति के पुजारियों की इच्छा अनुसार होगा। 1857 का विद्रोह ब्राह्मणवाद, इस्लाम और राजा महाराजाओं के गठजोड़ के षड्यंत्र का परिणाम था। झांसी की रानी की कहानी बताती है कि उसे अपने खोए हुए झांसी के राज्य को अंग्रेजों से वापस लेना था, लेकिन वह मारी गई और ध्येय पूरा नहीं हो सका। यह भी कहा जाता है कि उसके वीरांगना रूप में झलकारी बाई नाम की उसकी एक दासी लड़ी थी, जो अनुसूचित जाति कोरी जाति की थी। 1851 में अंग्रेजी सेना के सेनापति लॉर्ड किचनर थे। ब्राह्मणी मनोवृत्ति वादी आंदोलन के प्रभाव में आ गए। ब्राह्मणवादियों की एक ही मांग थी कि सेना से सभी अछूतों को निकाला जाए। ब्राह्मण समाज का आधार ही अछूतपन और क्रमबद्ध माना
मानापमान, क्रमबद्ध मान अपमान रहा है। लॉर्ड किचनर ने गटेकरी कमीशन नियुक्त किया। कमीशन ने 1894 में अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के अनुसार हमारी सेना की रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। हमारे लोगों के जीवन को बामन बनिया गठजोड़ के षड्यंत्र ने नकार नकारा कर दिया। लॉर्ड किचनर ने बहाना किया कि ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन जातियों के नाम पर नहीं होना चाहिए। फिर भी आज 90 साल के अंतराल के बाद सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट आदि विद्यमान हैं। अंग्रेजों का यह ढोंग था। अंग्रेजों ने हमारे लोगों को सेना से निकालने के बाद दिन दहाड़े धोखा देकर देश को लूटा। आखिरकार कृतघ्न अंग्रेज को अपने किए हुए कर्मों के कारण ही भागना पड़ा। बाबा साहेब ने भी अंग्रेजों को देश से देश से भगाने में साथ दिया। बाबर बनिया भी उपकार मानते हैं कि भारत में पिछड़े लोगों की रचनात्मक सहायता के बिना उनकी स्वतंत्रता कायम नहीं हो सकती थी और न टिक सकती थी। वे समझते थे कि विदेशी शासन में उनकी जाति पाति अचिर रहेगी। भारतीय जनता को अज्ञानता और अबोधपन में दबा कर जा सकता था, लेकिन यह उनका दिव्य स्वप्न था। उनकी वे काली करतूतें सफलीभूत नहीं हुई। बाबा साहेब के मार्गदर्शन के कारण हर ओर पिछड़ा और उत्पीड़ित वर्ग उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ब्रिटिश सेना में से अछूत सेनानियों को हटाने और महार बटालियन आदि को लॉर्ड किचनर द्वारा समाप्त किए जाने के संबंध में पढ़ा जा चुका है। इस विषय में बाबा साहेब ने पूज्य सूबेदार के कागजों में से उस पिटीशन को देखा था जिसको उन्होंने लॉर्ड किचनर के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत किया था। उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत बाबा साहेब ने इस बात को विशेष महत्वपूर्ण समझा और अपने लोगों की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अपने लोगों के अनुपात के अनुकूल पोस्ट आरक्षित करना या कराना अपना ध्येय बनाया था। बाबा साहेब कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से चलकर लंदन तथा जर्मनी में अध्ययन प्रवास करके 1917 में भारत वापस आए थे। उसी समय जब वे बड़ौदा राज्य की नौकरी को त्याग कर पब्लिक सेवा के क्षेत्र में उतरे तो उन्होंने हमारे शिक्षित लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग उठाई थी। उसके बाद 1929 में साइमन कमीशन को उन्होंने जो स्मृति पत्र अछूतों के मानवीय अधिकारों के लिए दिया था वह हमारा मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र था। उसमें भी एक मांग यह थी कि शेड्यूल कास्ट के लिए सभी सरकारी नौकरियों में उनकी जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण होना चाहिए। 17 सितंबर 1932 के दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री रेजमे मैकडोनाल्ड ने 1920-32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के 3 सत्र कराने के बाद सांप्रदायिक बंटवारे की घोषणा की, जो कम्युनल अवार्ड के नाम से जानी गई। उस अवार्ड में बाबा साहेब के सफल प्रयत्नों के कारण अछूतों को पृथक निर्वाचन और 2 वोटों का अधिकार मिला था। एक वोट से पृथक निर्वाचन में अपने अछूत उम्मीदवार को चुनना और दूसरे वोट से जनरल हिंदू उम्मीदवार को चुनने का अधिकार था। इस पर आप मेरा पूना पैक्ट पर आप सुन सकते हैं इस पर भाषण। यह हिंदुओं से अलग थलग आत्मनिर्णय करने का अधिकार था। इस अवार्ड से हिंदुओं के राजनीतिक एकाधिकरण पर पानी फिर गया। से हिंदू राजनीति के सर्वोच्च राजनीतिज्ञ और संत महात्मा गांधी अपने आप को पूरी तरह पराजित मानकर तिलमिला गए। उन्होंने अवार्ड का विरोध किया। उनकी वही रटी रटाई दलील थी कि अछूत हिंदू है और यह अवार्ड उन्हें हिंदुओं से अलग थलग करने वाला है। उन्होंने तत्काल ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जिसके उत्तर में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि अब मामला अछूतों और हिंदुओं का है, इसलिए वह आपसी तौर पर हल करें। यह भी महात्मा की हार थी। उन्होंने संत रूप अपनाया और आमरण अनशन यानी मरणांतक उपवास का नाटक प्रारंभ किया। गांधी के आमरण उपवास को मालवीय, नेहरू, पटेल एंड कंपनी ने भारतीय प्रेस के प्रोपेगेंडा के द्वारा गंभीरतम बना दिया। सभी हिंदू अपनी प्रवृत्ति के कारण आंदोलित हो उठे। सारा दोष बाबा साहेब के ऊपर मढ़े जाने लगा। बाबा साहेब के सामने गंभीर समस्या थी। 1 करोड़ अछूतों के आत्मनिर्णायक अधिकार और सच्चे मायनों में उद्धार का प्रश्न था, तो दूसरी ओर गांधी की जान बचाने का प्रश्न था। एक और अकेले बाबा साहेब थे और दूसरी ओर जाति पातिवादी सभी हिंदुओं की खूंखार बौखलाहट और उसके परिणाम स्वरूप सारे अछूत समाज पर आने वाला खूनी जवाल। अछूतों के पृथक निर्वाचन का
उतना डर नहीं था जितना कि हिंदुओं को विधानसभाओं के लिए चुनने के लिए दूसरे वोट का डर था। इसलिए गांधी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण उपवास शुरू किया था। हिंदू राजनेता ही नहीं बल्कि बामण बनियों के कीर्तदास अर्थ तथा कीर्त कथित अछूत नेताओं ने भी बाबा साहेब पर दबाव डालकर पूना पैक्ट के नाम से समझौता कराया। इस समझौते से अछूतों को कुछ सीटें तो बढ़कर मिली, किंतु उनके आत्मनिर्णय का अधिकार एकदम कुंठित हो गया। हमारे उत्थान और उद्धार का वह असली अमली हथियार मौथरा कर दिया। हिंदुओं ने अछूत उम्मीदवार के चुनने में वोट देने का अधिकार मंजूर कराकर इस प्रकार सांप्रदायिक बंटवारे ने अवार्ड के स्थान पर पूना पैक्ट को अमल में लाया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज भी संयुक्त निर्वाचन पद्धति से हमारा कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चुनकर नहीं आता है और न कल ही निर्वाचित हो सकेगा। हाँ, पूना पैक्ट की शर्तों में इस बात को मान लिया गया था कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था होगी। यह व्यवस्था राजनीतिक आरक्षण से अलग थी, लेकिन 1934 में केंद्र सरकार ने एक आदेश निकाला कि अछूतपन के कारण अछूतों की नियुक्ति को रोका न जाए। उस आदेश में आरक्षण की बात नहीं थी। दूसरे धर्मों यानी मुसलमान, ईसाई, पारसी और हिंदू धर्म को ही मानने वाले सिखों के लिए उनकी संख्या के अनुपात से आरक्षित सेवा स्थान उनकी निर्धारित संख्या में सभी सरकारी नौकरियों में कानून भरे गए, जबकि हमारे संबंध में केवल उपदेशात्मक आदेश ही दिए गए, जिनको लागू कराने में कोई कानूनी डर नहीं था। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर 1942 में जुलाई के महीने में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में काउंसलर होकर आए। उन्होंने उन आदेशों को पुनर्जीवित किया। अगस्त 1943 में 8.5% आरक्षण केंद्रीय सरकारी सर्विसों में किया गया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। उस दिन तक इन नौकरियों में जातिवादी हिंदुओं की बपौती थी। ऐसा सुदृढ़ किला तैयार किया गया जिसमें बामण बनिया और सवर्ण जातियां ही प्रवेश पा सकते थे। शासन प्रशासन में बामण बनिया गठजोड़ का बोलबाला था। शासितों में सबका गुलाम अछूत था। ऐसे मजबूत किले को तोड़ने का श्रेय बाबा साहेब को ही है, किसी अन्य को नहीं है। 1891 से 94 में गटेकरी कमीशन की रिपोर्ट के कारण हमारे लोगों को सेना से निकाला गया था। उसका प्रतिरोध हमारे मार्गदर्शक ने सरकारी नौकरियों में स्थायी आरक्षण करा के लिया। यह सब बाबा साहेब का ही करिश्मा था। उन्होंने ही 1932 में पृथक निर्वाचन का अधिकार दिलाकर उन्हें हिंदुओं से हमारा पृथक अस्तित्व मनवाकर राजनीतिक अधिकार और आरक्षण भी दिलवाए थे। बाबा साहेब ने इन चमत्कारों के साथ ही फेडरल सर्विस कमीशन, अब संघ लोक आयोग यूपीएससी के प्रार्थना पत्रों की फीस में भी कंसेशन कराया था। यही नहीं, स्पर्धात्मक परीक्षा शुल्क में भी कमी कराई। उक्त कमीशन में अछूत प्रतिनिधि की भी नियुक्ति कराई। अछूत अभ्यर्थियों की उम्र की सीमा में बढ़ोतरी और शैक्षिक योग्यता में केवल स्नातकीय उत्तीर्णता को ही निर्धारित कराया था। ये सब कार्य है जो ऐतिहासिक होने के साथ ही हमारे उत्थान के कारगर अध्याय हैं। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताना पाऊंगा कि जो गडकरी कमीशन की बात आई है, तो क्योंकि बाबा साहेब के पिताजी खुद सूबेदार थे, फौज में थे, और बाबा साहेब ने अपने जीवन के बारे में बताया कि कैसे जब बामन बनिए गठजोड़ की वजह से हमारे लोगों को सेना से निकाला गया, उसी समय उनके पिताजी की भी नौकरी जाती रही और उसके साथ हमारे उन बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, जिनकी वजह से अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था। और बाबा साहेब जब विदेश में अध्ययन कर रहे थे तो उनको गडकरी कमीशन पर एक बार एक पुस्तक मिली। वो पुस्तक उन्होंने अपने खाने के पैसे जो उन्होंने बचाए थे, उस रात उन्होंने भोजन नहीं किया था और अपने रात के खाने के पैसे से, भोजन के पैसे से उन्होंने वो पुस्तक खरीद के पढ़ी और पूरी रात में वह पुस्तक पढ़ डाली। और बाबा साहब ने बाद में बताया कि वो जो पुस्तक पढ़ी, उससे उनको समझ में आई कि गडकरी कमीशन से के द्वारा किस तरह से हम लोगों को सेना से निकाला गया, एक षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचा गया। इसके बारे में एक वीडियो मैं और बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो के साथ एक बात आप और समझिए कि आज चाहे आप बाबा साहेब के दिलाए प्रतिनिधित्व की वजह से कॉलेज जा रहे हैं, नौकरियों में आ रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, लेकिन चाहे निजी क्षेत्र में आ रहे हैं बाबा साहेब के दिलाए समता के अधिकार से, लेकिन आप उस हमारी अछूतों की, हमारी उस पुरानी सेना का हिस्सा है जिस सेना को की वजह से अंग्रेज इस देश पर शासन किए।
तो आपका कार्य भी एक सेना के सैनिक की तरह होना चाहिए, जिसका काम है कि अपने समाज को संभालना, उसकी रक्षा करना और उसे आगे बढ़ाना। और आपको हमारी आने वाले युद्ध में जो भारत के अंदर स्वतंत्रता का महायुद्ध जिसे कहते हैं, महाभारत जिसे हम कह सकते हैं, कि आने वाली महाभारत के लिए तैयार रहना है और तैयार करना है समाज को। क्योंकि इतने वर्षों बाद भी, बाबा साहब के प्रयासों के बाद भी, आज भी असमानता ज्यों की त्यों बरकरार है और उल्लू और लल्लू बनाया जा रहा है लोगों को। तो समाज को एक करना और 47 के बाद जितने भी हमारे अधिकारों के हनन हुए हैं, उनका उनका अधिकारों का उन अधिकारों को सुधारना, उसके लिए आपको जो आने वाला महाभारत है होगा, उसके लिए तैयार करना है अपने आप को। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।